अब है टाइप्स ऑफ टेस्ट डिज़ाइंस। सबसे पहले है कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइंस, यानी कि नाम से वाज़ेह है कि इसके अंदर रेंडमली आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं फॉर ट्रीटमेंट्स। सो ऑल द ट्रीटमेंट्स आर रेंडमली एलोकेटेड अमंग ऑल द एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स। इसका मेथड क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट्स को लेबल कर दिया जाता है विद सम न्यूमेरिकल डिजिट्स, ठीक है। तो कुछ हर सब्जेक्ट को एक ख़ास नंबर अलॉट कर दिया जाएगा और उसके बाद रेंडमली उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा, यानी नॉन रिपीटिंग नंबर्स को बेसिकली सिलेक्ट किया जाएगा और उस हर नंबर के अगेंस्ट एक ट्रीटमेंट एलोकेट कर दिया जाएगा। सो इसका एडवांटेज ये होता है कि ये एक ईजी टू कंस्ट्रक्ट, इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा इजीली आप इसमें डाटा को अपने एनालाइज कर सकते हो। और उसके अलावा इसमें कोई भी ट्रीटमेंट की या सब्जेक्ट्स के नंबर की कोई भी कंडीशन नहीं है कि इतने नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स होने चाहिए, इतने नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स होने चाहिए टू कंडक्ट दिस डाटा। बट इसका डिसएडवांटेज में आ जाता है कि बेस्ट सूटेड ये है कि ये रिलेटिवली फ्यूअर ट्रीटमेंट्स के लिए आप इसको इस्तेमाल करो, ठीक है। यानी कम नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स के लिए आप इस तरह की डिज़ाइन को इस्तेमाल करो। नेक्स्ट है कि रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइंस। तो रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन में होता ये है कि ये सिंपल रेंडमाइजेशन की तरह ही है, बस इसमें ये होता है कि सब्जेक्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलर बैकग्राउंड करेक्टरिस्टिक्स आप उनको एक ब्लॉक में डाल देते हो और हर ब्लॉक को आप रेंडमली एक एक ट्रीटमेंट अलॉट करते जाते हो, एलोकेट करते जाते हो। सो द सब्जेक्ट्स आर सॉर्टेड इनटू द होमोजेनियस ग्रुप्स कॉल्ड द ब्लॉक्स। उसके बाद मेथड में यही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी बताई है। एंड एडवांटेज इसका ये है कि इस तरह से ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव और सिस्टमेटिक वे में जब आप सिस्टमिक वे में जब आप उसको ग्रुपिंग करोगे तो ये एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स आपको आएंगे। लेकिन इसका ये है कि डिफरेंट, और इसके अलावा ये कि इसमें जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो आप हर ट्रीटमेंट हर ब्लॉक में दे रहे हो तो हर ब्लॉक के अंदर सेम नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स मौजूद हों। द सैम्पल साइजेस नीड नॉट टू बी इक्वल इन ईच ग्रुप, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज ये है कि ये एक मोर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, इस तरह से कि जब आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको जब आप देखोगे कि इनका सिमिलर बैकग्राउंड है, उसको आपको कॉम्प्लेक्सिटी आएगी कि आपने उनको एक किस बेस पे किस ग्रुप में डालना है। सो उनकी सिमिलैरिटीज़ जब आप देखने शुरू करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बन जाएगा। सो एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। थर्ड टाइप ये है कि नाम से वाज़ेह है रिपीटेड मेजर्स एनालिसिस, रिपीटेड मेजर्स डिज़ाइन, यानी कि सेकंड पॉइंट में यही बात लिखी है कि रिपीटेड मेजर्स ऑन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। हर सब्जेक्ट पे आप रिपीटेड मेजर्स दे रहे हो, ठीक है। वी गेट द डिज़ाइन नेम रिपीटेड मेजर डिज़ाइन। सो या फिर इसको कहते हैं क्रॉस ओवर डिज़ाइन या चेंज ओवर डिज़ाइन या कैरी आउट डिज़ाइन, ठीक है। तो बेसिकली दो या दो से ज़्यादा ट्रीटमेंट्स वन आफ्टर द अदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर और द रैंडम ऑर्डर आप सेम ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को दे देते हो, ठीक है। सो आपके सेम ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं, ठीक है, उन्हीं को आप बार बार डिफरेंट तरह के जो आपके जितने भी अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं वो आप रेंडमली असाइन कर रहे हो एंड यू आर नॉट कीपिंग द चेक कि हर पेशेंट को एक ट्रीटमेंट कितनी बार मिला है, क्या एक बार जब आपने दिया है एक ट्रीटमेंट तो वापस जब दूसरा ट्रीटमेंट दे रहे हो तो कहीं वो सेम ट्रीटमेंट तो नहीं उसको दोबारा मिल गया। सो इससे ये बेसिकली जो है वो क्रॉस ओवर डिज़ाइन होता है, ठीक है। ये मैं इसलिए बात बता रही हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट है लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन, उसमें भी यही चीज़ होती है कि हर सब्जेक्ट को हर ट्रीटमेंट दिया जाता है ओवर दैट टोटल कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लेकिन उसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि हर पेशेंट जो है यानी थर्ड पॉइंट पे देखो लिखा है कि ईच सब्जेक्ट रिसीव्स ईच ड्रग प्रोडक्ट या फिर जो ट्रीटमेंट है ओनली वंस, ठीक है। इसमें सिर्फ एक दफ़ा सब्जेक्ट को मिलता है। तो इसी वजह से एक लेटिन स्क्वायर सा बना दिया जाता है, जिस तरह आप कॉलम में देख रहे हो अपने के मतलब ये जो है ये 6 रोज़ बनाई हुई हैं फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। हर सब्जेक्ट की एक रो बना दी है और उसको नंबर 1 सब्जेक्ट को पहले वाले कॉलम के अंदर एक ट्रीटमेंट दिया है, सेकंड कॉलम में एक ट्रीटमेंट सेकंड ट्रीटमेंट है, थर्ड में थर्ड ट्रीटमेंट है, और हर कॉलम में जो ट्रीटमेंट है दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। यानी कि ए बी एंड देन सी, ये नहीं हो सकता कि ए और सी हो, तो ऐसे नहीं हो सकता। नेक्स्ट में भी सी ए बी है, तो इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि एक ट्रीटमेंट एक ही बार एक पेशेंट को दिया जा रहा है। यही चीज़ मैंने बताई है जो वो सारी इस स्लाइड्स में लिखी हुई है। जो पीछे वाला जो क्रॉस ओवर डिज़ाइन था उसमें एक पॉइंट मैं मिस कर गई हूँ, वो ये था कि गुड प्रिसीजन फॉर कंपेयरिंग द ट्रीटमेंट्स। इसमें ये है कि जब आप अपने डिफरेंट जो सेम सब्जेक्ट्स हैं उनको जब आप ट्रीटमेंट्स दे रहे हो तो इससे ये है कि एक सब्जेक्ट का जो एक ट्रीटमेंट की तरफ रिस्पॉन्स है
फिर उसको आप कंपेयर कर सकते हो उसी सब्जेक्ट का दूसरे तरह के ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स से, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंपैरिजन बहुत अच्छा आप बना सकते हो। इसके अलावा फ़ायदा ये भी होता है कि आप एक हर ट्रीट आपके पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ मतलब कि बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन आपके पास सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप थोड़ी ही क्वांटिटी में चूज़ कर रहे हो। सो एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स भी चूज़ नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है, और आपकी स्टडी कंडक्ट हो जाती है। उसके अलावा जो लेटिन स्क्वायर टेक्निक है उसके अंदर भी इसी तरह है कि अगेन लेस नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर द मीनिंगफुल रिजल्ट, सिमिलर है ये भी उसी तरह, और टाइम इफ़ेक्ट भी आपका जो है वो कम है। लेकिन ये है कि इसके डिसएडवांटेज में ये है कि इसका जो मोर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। उसके बाद एवेल्यूएशन ऑफ डेटा, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ जब मैंने स्टडी प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करी थी, कि जो आपका मेथड होता है एनालिटिकल मेथड, जब आप जो बायोइक्विवेलेंट स्टडी को कंडक्ट कर रहे हो उसके अंदर जो एनालिटिकल मेथड आप यूज़ करते हो वो बेसिकली उसकी पहली बात तो ये है, सेकंड पॉइंट में जो बताई हुई है कि सिर्फ एक एनालिटिकल मेथड आप इस्तेमाल करोगे अपने बायोइक्विवेलेंट स्टडी में, क्योंकि एक मेथड से ये होगा कि अगर आप डिफरेंट मेथड्स यूज़ करोगे तो हर मेथड डिफरेंट वैल्यूज़ देगा, तो इस तरह कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात है, फर्स्ट पॉइंट में ये बताया हुआ है कि जो भी आप एनालिटिकल मेथड इस्तेमाल कर रहे हो मेक श्योर दैट इट इज़ वैलिडेटेड, ठीक है, उसकी वैलिडेशन करना ज़रूरी है कि उसको इंश्योर करो कि उसकी फॉर द एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी उसको वैलिडेट करो, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपने थर्ड पॉइंट में ये बताया कि जो एनालिटिकल मेथड से आपने जो बायोइक्विवेलेंट स्टडी कंडक्ट की है उसके रिजल्ट में आपको कुछ डेटा भी मिलेगा। अब उस डेटा को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यानी ग्राफिकली भी और टेबुलेटेड फॉर्म में, दोनों फॉर्म्स में उस प्रॉपर उसकी प्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है, ताकि उस डेटा को जिस तरह आपने ग्राफिकली प्रेजेंट किया है या आप टेबुलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट किया है उसकी एवेल्यूएशन फर्दर कर सको। एवेल्यूएशन करने के दो तरीके हैं, एक है फार्माकोकाइनेटिक एवेल्यूएशन और सेकंड है स्टैटिस्टिकल एवेल्यूएशन। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने की होगी अपने डाटा की, उससे फ़ायदा ये होगा कि आप बहुत अच्छी फार्माकोकाइनेटिक एवेल्यूएशन कर सकते हो। वो इस तरह से कि आप अपने ग्राफ को देखते हुए एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हो, सी मैक्स, टी मैक्स, इस तरह की चीज़ें निकाल सकते हो। सिंगल डोज स्टडीज़ के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, और मल्टीपल डोज स्टडीज़ के लिए जो है वो फर्दर पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। सो ये हो गई फार्माकोकाइनेटिक एवेल्यूएशन ऑफ डेटा। फिर उसके बाद है स्टैटिस्टिकल एवेल्यूएशन ऑफ द डेटा। वो क्या है कि टेबुलेटेड फॉर्म में जब आपने अपना डेटा प्रेजेंट किया था तो उससे ये हुआ कि आप उस डेटा के ऊपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा टेस्ट जो होता है इसको अप्लाई करोगे जब अपने डाटा के ऊपर, तो ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी आपके डाटा के अंदर यानी जो आपका अपने डेटा को इस तरह से इस्तेमाल करोगे कि डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के दरमियान में कोई डिफरेंसेस हैं उसको भी नोट कर सकते हो, या फिर ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप के दरमियान में अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो उसको भी आप नोट कर सकते हो। और ये सब आप जो है वो अपने इस डेटा जो आपका प्रोवाइडेड डेटा था उसके ऊपर जब ये टेस्ट अप्लाई करते हो तो उसकी बेस पे आप ये सब चीज़ें निकाल सकते हो, उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो। उसके बाद है कि रिटेंशन ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी या बायोइक्विवेलेंट स्टडीज़। इसमें ये होता है कि जो भी आपके स्टडीज़ हैं उसके अंदर जितने भी ट्रीटमेंट्स, ड्रग प्रोडक्ट्स यूज़ हुए हैं उनके चाहे उसमें आपके टेस्ट सैम्पल्स टेस्ट आ जाते हैं, टेस्ट ड्रग प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, रेफरेंसेस ड्रग प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, उन सब के सैम्पल्स को लाजमी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि उनको रिटेन करे, ठीक है, आफ्टर अप टू 3 years ऑफ कंडक्शन ऑफ द स्टडी, ठीक है, उनको उस सैम्पल्स को रिटेन करके रखना चाहिए। उसके अलावा या फिर ये भी हो सकता है कि जो ड्रग है उसकी एक्सपायरी के 1 साल बाद तक जो है वो एटलीस्ट उसको उनको सैम्पल्स को अपने पास रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी एंड द बायोइक्विवेलेंट स्टडीज़। सो records must be maintained for at least 2 years after the expiration date of the batch, ठीक है। उसके अलावा यही है कि जो आफ्टर द एक्सपायरेशन डेट ऑफ द बैच जो उसके रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन एटलीस्ट 2 साल तक जो है वो यानी उनकी जो डॉक्यूमेंटेशंस है बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज़ की वो आपने और इक्विवेलेंट स्टडीज़ की वो रखनी है संभाल के। उसके बाद जो इन विट्रो मेथड्स हैं वो मैं पहले ही बताया था कि मैं इस वीडियो के लास्ट में जो बताऊंगी कि इन विट्रो मेथड डिसोल्यूशन स्टडीज़ यानी कि किस तरह से किन केसेस में कंडक्ट की जाती हैं। सबसे पहला ये इसमें 4 केसेस बताए हुए हैं। पहला केस ये है कि अगर तो आपकी एक प्रोडक्ट है यानी वो अप्रूव हो चुकी है, ठीक है,
लेकिन उसके बाद अगर आप उसकी अप्रूवल के बाद आफ्टर अप्रूवल, ठीक है, आप उसकी फॉर्मुलेशन या मैन्युफैक्चरिंग में कोई माइनर चेंजेस करते हैं, तो आप और आप ये इंश्योर कराना चाहते हैं कि इन चेंजेस के बावजूद जो है प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है दैट इज़ अनचेंज, तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आप डिसोल्यूशन स्टडीज़ को परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा ये जो आफ्टर अप्रूवल है, इसको पोस्ट अप्रूवल चेंज, इस तरह की सिचुएशन को पोस्ट अप्रूवल चेंजेस कहते हैं या स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस कहते हैं। स्केल अप सुपैक यहाँ पे लिखा हुआ है। स्केल अप ये होता है कि एक जो है प्रोडक्ट है वो पहले इनिशियली कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही थी, एक बैच में कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स थी, आहिस्ता आहिस्ता आप उसका स्केल अप करते जाते हो, यानी कि एक जो बैच है वो लार्जर साइज़ का बनाना शुरू करते हो। तो जब आप लार्जर साइज़ के बैचेस बनाते हो तो फिर क्वालिटी को इंश्योर कराने के लिए आप ये डिसोल्यूशन स्टडीज़ को कंडक्ट करते हो और इनके थ्रू आप इंश्योर करते हो कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन्ड है। सेकंड पॉइंट ये है जो डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेम मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ दैट ड्रग इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेम मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ें जो 5 पॉइंट्स हैं ये इंश्योर होने चाहिए कि उनके अंदर सेम इंग्रेडिएंट मौजूद है, क्वालिटेटिव कॉम्पोजिशन सेम है, उनके एक्टिव और एक्सिपिएंट्स की रेशो जो है वो सेम है, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी सेम है। बायो इक्विवेलेंस स्टडी हैज़ बीन परफॉर्म्ड ऑन वन स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेंथ के ऊपर बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ भी परफॉर्म की गई हैं और उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स भी लीनियर हैं, एक जैसी हैं। उसके अलावा थर्ड केस ये है कि अगर आप देखते हो कि कोई रिस्क है बायो इनइक्विवेलेंस का, उस केस में भी आप डिसोल्यूशन स्टडीज़ को कंडक्ट करते हो। फोर्थ केस ये है बैच टू बैच क्वालिटी को इंश्योर कराने के लिए, एक बैच आपने प्रिपेयर किया है और दूसरा बैच सेम प्रोडक्ट का अगर प्रिपेयर किया है और उन दोनों प्रोडक्ट्स की आप जो है वो सेपरेटली बायो इक्विवेलेंस डिसोल्यूशन स्टडीज़ कंडक्ट करोगे और उनको कंपेयर करोगे, ठीक है, ताकि आप असेस कर सको कि दोनों बैचेस के दरमियान में जो क्वालिटी है क्या वो कंपेरेबल है, इक्वल है या नहीं। उसके अलावा ये है कि डिज़ाइन शुड इंक्लूड में ये है कि जो आपने डिसोल्यूशन स्टडीज़ कंडक्ट करनी है वो किस तरीके से कंडक्ट की जाती हैं। उसमें होता ये है कि आप जो अपनी एक बैच है उसमें एटलीस्ट 12 डोजेज यूनिट्स जो हैं 12 लेते हैं और उनकी इंडिविजुअल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनका आप इंडिविजुअल रिज़ल्ट्स भी ऑब्टेन करते हैं और आप उनके मीन भी लेते हैं और उसके अलावा आप उनका स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर भी कैलकुलेट करते हैं। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ये होती है कि जो भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं उनका जो मीन ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं उसके आपस में क्या कोई डेविएशन आ रही है, कोई वेरिएंस है मौजूद है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोग क्लियरली अपने डाटा में परफॉर्मेंस लिखते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। उसके बाद ये कि मेजरमेंट ऑफ द परसेंट ऑफ कंटेंट रिलीज एट सूटेबली स्पेस टाइम पॉइंट। उसके अलावा ये होता है कि हर टाइम के बाद लाइक 10 मिनट्स के बाद क्या डिसोल्यूशन का प्रोफाइल है, कितने परसेंटेज ऑफ द कंटेंट जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका है, रिलीज़ हो चुका है, अपने यानी सॉल्यूशन फॉर्म में आ चुका है। उसके अलावा ये कि 20 मिनट के बाद 30 मिनट्स के बाद यानी अप्रोप्रिएट फॉर कंप्लीट डिसोल्यूशन, ठीक है, और फिर उसके अलावा आप वो टाइम जो है वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो जिसके ऊपर कम्प्लीटली डिसोल्यूशन हो चुकी होती है। सो ये एक चीज़ है। सो ये थर्ड पॉइंट ये है कि डिसोल्यूशन प्रोफाइल इन एटलीस्ट 3 एक्वस मीडिया। उसके अलावा ये है कि आप जब डिसोल्यूशन स्टडीज़ कंडक्ट करते हो तो आपने इंश्योर करना है कि आप एटलीस्ट 3 एक्वस मीडिया विद द pH रेंज ऑफ 1 to 6 और 1 to 8 वेयर एवर नेसेसरी। आप इस तरह से मतलब वेरियस, इससे फ़ायदा ये होता है कि जितनी आप मतलब कि पॉसिबिलिटीज़ बताते हो कि हम इस पॉसिबिलिटी में ये रिज़ल्ट आएंगे, यानी इस तरह के मीडिया में ये रिज़ल्ट आएंगे, इतनी पीएच पे ये रिज़ल्ट आएंगे, उतना ही आपका जो आपकी जो अप्रूवल के चांसेस हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, आपकी प्रोडक्ट की अप्रूवल के चांसेस, ठीक है। उसके अलावा आप जो है वो कुछ करते हैं, टेस्ट कंडक्ट करते हैं ऑन ईच बैच विद सेम अपरेटस एंड ऑन द सेम और द कंजेक्टिव। उसके अलावा सेम वही चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप एफिशिएंट हो सकते हैं होए कि आप जो है वो हर बैच के ऊपर जो सेम जो है आप टेस्ट जो परफॉर्म कर रहे हैं हर बैच पे वो आप सेम ऑपरेटर्स के साथ ही परफॉर्म करके दिखा रहे हैं उनको, ठीक है, और आप सेम डेज पे कर रहे हैं, कंजेक्टिव डेज पे कर रहे हैं ताकि कोई भी वेरिएशन के चांसेस जो हैं वो एलिमिनेट किए जा सकें और आपका केस स्ट्रॉन्ग हो सके। उसके बाद ये कि आपने यूएसपी ऑपरेटस 1 जो है आप इसमें यूज़ करते हैं या फिर आप ऑपरेटस 2 यूज़ करते हैं। अगर आप यूएसपी ऑपरेटस 1 फॉर डिसोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी 100 रेवोल्यूशन पर मिनट रखोगे उसके पेडल की और डिसोल्यूशन ऑपरेटस के पेडल की, और अगर आप ऑपरेटस 2 यूज़ कर रहे हो तो उसकी 50 रेवोल्यूशन पर मिनट आप
उसकी अपरेटस की पेडल्स की रखोगे, सेटिंग करोगे। उसके अलावा ये है कि आप जो भी डिसोल्यूशन मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो 900 ml का लेंगे, और जो डिसोल्यूशन मीडिया है वो मतलब ये आपने फॉलोइंग डिसोल्यूशन मीडिया यूज़ करने हैं। पहले आप जो है वो 0.1 नॉर्मल ACL या फिर सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड यूज़ कर सकते हैं, एंड सो ऑन। आप जो है ये विदाउट एंजाइम सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड इस्तेमाल कर लो, या विदाउट एंजाइम सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड इस्तेमाल कर लो, या फिर कोई पीएच या फिर आप मतलब 6.8 पीएच वाला बफर इस्तेमाल कर सकते हो, या 4.5 पीएच का बफर इस्तेमाल कर सकते हो। और ऐसी कैप्सूल्स या फिर जो टेबलेट्स हैं जिनके अंदर जेलेटिन कोटिंग हुई हुई है, तो उसके लिए आप ऐसे सिमुलेटेड गैस्ट्रिक या इंटेस्टाइनल फ्लूइड इस्तेमाल करोगे जो कि विद एंजाइम्स हैं। सेकंड ये है कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं इस तरह के डिसोल्यूशन टेस्टिंग के, वो ये होता है कि आपको कम कॉस्ट पड़ती है, यानी कि आपने जो बायोइक्विवेलेंट स्टडीज़ जो इन वीवो कंडक्ट करनी थी उसमें इतना कॉस्ट आ जाना था, तो आपको सिमिलर डेटा अगर इस तरह से मिल रहा है जो कि आपको एंटिसिपेट कर रहा है आपके बायोइक्विवेलेंट स्टडीज़ को, इन वीवो वाले बायोइक्विवेलेंट स्टडीज़ को, तो इस तरह आपकी रिड्यूस कॉस्ट आती है। मोर डायरेक्ट असेसमेंट है, यानी कि मतलब ये ज़्यादा डायरेक्टली असेस किया जाता है, जबकि इन वीवो असेसमेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। एथिकल बेनिफिट ये इसमें ये होता है कि इसमें कोई भी ज़्यादा जो अननेसेसरी ह्यूमन स्टडी है वो कंडक्ट नहीं की जाती। ये जो है इसके अंदर डिफरेंट डिसोल्यूशन मतलब डिफरेंट पेन किलर्स हैं, और उनका सेम एक पेन किलर है जैसे एस्प्रिन है, उसको पहले डिस्टिल वाटर में उसकी डिसोल्यूशन स्टडी को कंडक्ट किया गया, उसके टाइम को देखा गया क्या डिसोल्यूशन टाइम आया, और फिर उसको सिमुलेटेड स्टमक एसिड में देखा कि उसका क्या टाइम आया। तो ये एक सिंपल ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है डिफरेंट तरह के पेन रिलीवर्स का। कंक्लूजन बस यही है, इसमें यही बताया हुआ है कि जो बायोइक्विवेलेंट स्टडीज़ हैं उसको ये जो इसका कॉन्सेप्ट है ये फार्मा इंडस्ट्री ने और नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको अडॉप्ट किया है फॉर ओवर 20 ईयर्स, ठीक है, 20 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। और इसके अलावा ये कि देयर इज़ लाइक अ कंटिन्यूइंग अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप मोर एफिशिएंट एंड साइंटिफिकली वैलिड अप्रोचेस टू असेस द बायोइक्विवेलेंस ऑफ वेरियस डोजेज फॉर्म्स। उसके अलावा जो आगे वाले सारे पॉइंट्स हैं उसमें बस यही बताया हुआ है कि जेनेरिक ने किस तरह से जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं यानी मी टू प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने पेशेंट्स को हेल्प किया है। उसने इस तरह हेल्प किया है कि आपको सेम जो है वो क्वालिटी भी मिल जाती है और अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाती है। आपको सेफ्टी और एफिकेसी भी आपकी जो जेनेरिक ड्रग्स हैं वो इंश्योर करती हैं, जैसे कि ब्रांड नेम प्रोडक्ट्स करती हैं। उसके अलावा ये है कि लास्ट पॉइंट में भी यही बात लिखी हुई है कि इस तरह कंज्यूमर्स को हेल्प होती है और गवर्नमेंट को भी हेल्प होती है कि जो ऑलरेडी ब्रांड नेम्स हैं वो जो उनका एडिशनल लाइक कॉस्टली ब्रांड नेम्स आपको वहाँ पे जो कॉस्ट पड़ रही है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है इस तरह से अगर आप जेनेरिक को प्रेफर करोगे। दैट्स इट, ठीक है। और आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू।